गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा कैसे हो सभी। तो बेटा आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो है उसका अपना अगला टॉपिक है पादप पुनर्स्थापन। देख बेटा, इससे पहले हमने ग्राम्यन पढ़ लिया था और जनन द्रव जो है वो पढ़ लिया था। अब आता है पादप पुनर्स्थापन। अब देख बेटा, पादप पुनर्स्थापन जो है इसके द्वारा, पादप पुनर्स्थापन के द्वारा एक ही वर्ष जो है उसमें पादप सुधार किया जा सकता है। पादप पुनर्स्थापन के द्वारा एक ही वर्ष में पादप सुधार जो है ये किया जा सकता है। पादप पुनर्स्थापन जो तकनीक है उसके द्वारा आप एक ही वर्ष में पादप सुधार यानी फसल सुधार किया जा सकता है। लेकिन पादप पुनर्स्थापन जो है ये अनुकूलन पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर होता है? पादप पुनर्स्थापन अनुकूलन जो है उस पर ये निर्भर होता है। पादप पुनर्स्थापन अनुकूलन पर निर्भर है। अब एक शब्द आ गया यहाँ पर, अनुकूलन। भाई अनुकूलन किसे कहेंगे कि अनुकूलन क्या है? देख बेटा, अनुकूलन क्या है? किसी भी पादप, कोई भी जो पादप है उसको नए वातावरण में, नया जो वातावरण है उस नए वातावरण में अभ्यस्त होना। कोई भी जो पादप है उसका नए वातावरण में अभ्यस्त होना। भाई कोई भी पादप है जब उसको हम नए वातावरण में या नए क्षेत्र में उगाते हैं तो वो पादप उस नए वातावरण के प्रति अभ्यस्त हो जाता है। तो वही स्थिति क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। तो पादप पुनर्स्थापन जो है वो अनुकूलन पर निर्भर करता है। और अनुकूलन किसे कहेंगे? किसी भी पादप का नए वातावरण में अभ्यस्त होना अनुकूलन कहलाता है। ठीक बेटा। अब अगला जो है पादप पुनर्स्थापन के प्रकार। पुनर्स्थापन के प्रकार। पुनर्स्थापन जो है उसके प्रकार कौन कौन से हैं, यानी पुनर्स्थापन जो है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। पुनर्स्थापन के प्रकार। ठीक है बेटा। अब पुनर्स्थापन जो है उसके प्रकार क्या है? दो प्रकार होते हैं जिसमें हम इसका पहला प्रकार लेते हैं और वो पहला प्रकार है प्राथमिक पुनर्स्थापन। प्राथमिक पुनर्स्थापन। दो प्रकार स्थापन। प्राथमिक पुनर्स्थापन जो है इसके दो प्रकार हैं, नहीं, पुनर्स्थापन के दो प्रकार हैं बेटा, जिसमें पहला है प्राथमिक पुनर्स्थापन। देख बेटा, प्राथमिक पुनर्स्थापन क्या है कि जब किसी किस्म को, कोई भी किस्म है या फसल है, किसी किस्म को बिना चयन के, कोई भी किस्म जो है उसको बिना चयन के या बिना संकरण के, कोई भी पादप या फसल की जो किस्म है उसको बिना चयन के और बिना संकरण के, बिना चयन के और बिना चयन के नई किस्म के रूप में विमोचित किया जाता है। विमोचित किया जाता है। जब किसी फसल जो है उसकी किस्म को बिना चयन के, भाई चयन भी नहीं किया जाता है, और बिना संकरण के उसको नई किस्म के रूप में विमोचित किया जाता है और उसको खेती के लिए वितरित किया जाता है। भाई विमोचित कर दिया और खेती जो है उसके लिए उसका
वितरण किया जाता है तो वो पुरुषस्थापन क्या कहलाता है? प्राथमिक पुरुषस्थापन कहलाता है। भाई जिसमें जो नई किस्म है उसका ना तो हम चयन कर रहे हैं ना संकरण कर रहे हैं, नई किस्म के रूप में उसको विमोचित भी कर दिया और खेती के लिए उसका वितरण कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है प्राथमिक पुरुषस्थापन। ठीक है बेटा। दूसरा इसका जो प्रकार आता है वो आता है द्वितीयक पुरुषस्थापन। द्वितीयक पुरुषस्थापन, द्वितीयक पुरुषस्थापन। देख बेटा, द्वितीयक पुरुषस्थापन जो होता है इसमें क्या किया जाता है? किसी भी जो किस्म है, कोई भी जो किस्म है उसका चयन किया जाता है, उसका क्या करेंगे? चयन करेंगे, या उसमें क्या करेंगे? संकरण करेंगे। चयन या संकरण के द्वारा उन्नत किस्म का विकास किया जाता है। चयन व संकरण के द्वारा जब उन्नत किस्म तैयार की जाती है तो वो पुरुषस्थापन क्या कहलाता है? द्वितीयक पुरुषस्थापन कहलाता है। क्या करेंगे हम? चयन भी करेंगे किस्म का, और किस्म जो है उसका क्या करेंगे हम? संकरण भी करेंगे, जिसके कारण जो नई किस्म बनेगी, किस्म जो बनती है, अब उसे क्या कहोगे? द्वितीयक पुरुषस्थापन कहा जाता है। चयन और संकरण का प्रयोग करके उन्नत किस्म बनाना द्वितीयक पुरुषस्थापन कहलाएगा। ठीक बेटा। अब पुरुषस्थापन के प्रकार हो गए भाई, प्राथमिक हो गया और द्वितीयक हो गया। अब पुरुषस्थापन की प्रक्रिया, पादप पुरुषस्थापन, स्थापन की प्रक्रिया, पादप पुरुषस्थापन जो है उसकी प्रक्रिया कैसे की जाती है ये पढ़नी है भाई। पुरुषस्थापन के प्रकार हो गए, अब पादप पुरुषस्थापन जो है उसकी क्या पढ़नी है? हमें प्रक्रिया पढ़नी है। और पादप पुरुषस्थापन की जो प्रक्रिया होती है उसमें निम्न चरण होते हैं, यानी चरणबद्ध तरीके से ये की जाती है। और जिसका पहला चरण आता है अर्जन। पहला चरण क्या होता है बेटा? अर्जन है इसका पहला चरण। पादप पुरुषस्थापन की प्रक्रिया का पहला चरण है अर्जन। अर्जन किसे कहते हो? किसे कहेंगे भाई? वांछित जनन द्रव, वांछित जनन द्रव जो है या वांछित किस्म जो है उसको प्राप्त करना क्या कहलाएगा? अर्जन कहलाएगा। भाई वांछित यानी जो हम चाहते हैं, अच्छे गुणों वाला जो जनन द्रव है या अच्छे गुणों वाली जो किस्म है उसको प्राप्त करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? अर्जन कहलाती है। ये पहला चरण हो गया। अब दूसरा चरण लेते हैं इसका। दूसरा है संगरोध। दूसरा है संगरोध। देखिए बेटा, संगरोध क्या है कि बाहर से हम जो पादप लाते हैं या किस्म लाते हैं, भाई बाहर से या किसी विदेश से जब किसी किस्म का आयात किया जाता है, ठीक है, या पादप का आयात करते हैं या जब हम बीज जो हैं उनका आयात करते हैं तो इनके साथ रोग हैं, कीट हैं, रोग हैं, कीट हैं, खरपतवार हैं। खरपतवार जो है, खरपतवार जो है इसको मुक्त करना। क्या करना बेटा? मुक्त करना। भाई बाहर से जो हम बीज लाते हैं या पादप लाते हैं उन पादप व बीजों को रोग से मुक्त करना, कीट से मुक्त करना और खरपतवार जो है उससे मुक्त करने की जो क्रिया है वो क्रिया क्या कहलाती है? संगरोध कहलाती है।
ये 1 नंबर का बेटा अच्छा क्वेश्चन भी है कि संगरोध क्या है, कि बाहर से जो हम बीजों का, पादप का, इनका आयात करते हैं, तो इन पादप बीजों के साथ रोग, कीट, खरपतवार जो हैं ये आ सकते हैं। तो इनको मुक्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? संगरोध कहलाती है। ठीक बेटा, ये संगरोध हो गया। तीसरा जो इसका चरण है वो है सूचीबंधन। सूचीबंधन, सूचीबंधन का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, सूचीबंधन जो है वो कोई भी किस्म जो है उसकी क्रम संख्या, किस्म की क्रम संख्या जो है, ठीक है, उसके बाद किस्म की प्रजाति कौन सी है ये, ठीक है, उसके अलावा किस्म का उद्गम क्या है, किस्म का क्या है, उद्गम क्या है, किस्म के अनुकूलन, किस्म के जो अनुकूलन है वो क्या है, किस्म के अभिलक्षण, यानी किस्म में क्या लक्षण है, अभिलक्षण है, ठीक है, आदि का रिकॉर्ड रखना, आदि का रिकॉर्ड रखना वो क्या कहलाता है? सूचीबंधन कहलाता है। भाई जो किस्म है उस किस्म की क्रम संख्या क्या है, किस्म की प्रजाति कौन सी है, किस्म का उद्गम क्या है, किस्म में किस प्रकार के अनुकूलन है, किस्म में किस प्रकार के लक्षण हैं, इन आदि का जो रिकॉर्ड है वो सूचीबंधन कहलाता है। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया? सूचीबंधन हो गया। ठीक है बेटा, अब नंबर 4 पर लेते हैं। सूचीबंधन हो गया। नंबर 4 पर आता है गुणन, गुणन व वितरण, गुणन व वितरण। गुणन व वितरण क्या है? देखिए पढ़ भी रखा बेटा आपने ये, कि जो उन्नत किस्म है अपने पास, कौन सी उन्नत किस्म, यानी वांछित गुणों वाली जो किस्म है वो ज्ञात होने पर, भाई जो उन्नत किस्म है वो हमें ज्ञात हो गई है, तो उसे नई किस्म के रूप में, उसे नई किस्म के रूप में विमोचित करना। क्या करना? विमोचित करना। नई जो किस्म है, जो उन्नत किस्म है, अच्छे गुणों वाली जो किस्म है, उस किस्म जो है उसको ये ज्ञात हो गया कि भाई ये अच्छी किस्म है, तो अब इसको नई किस्म के रूप में विमोचित किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसके जो बीज हैं उनका उत्पादन किया जाएगा। बीजों का क्या किया जाएगा? उत्पादन किया जाएगा, यानी उनकी संख्या में गुणन किया जाएगा, बीजों का उत्पादन। और बीजों का उत्पादन होने के बाद जो है अब किसानों में उनका क्या किया जाएगा? वितरण किया जाएगा। किसानों में उनका क्या किया जाएगा? वितरण जो है ये किया जाता है। तो उन्नत किस्म ज्ञात होने पर उसे नई किस्म के रूप में विमोचित किया जाएगा, फिर बीजों का उत्पादन किया जाएगा और उन बीजों को किसानों में वितरण किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये इसका चौथा चरण हो गया। पहला चरण अर्जन किया था, दूसरा संगरोध, तीसरा सूचीबंधन, चौथा जो है वो गुणन व वितरण। ठीक है बेटा, तो ये 4 हो गए अपने पुरस्थापन की प्रक्रिया के। ठीक है बेटा, तो ये पुरस्थापन की प्रक्रिया जो है ये पूरी हो गई। उसके बाद अगला टॉपिक लेते हैं इसी में, और वो अगला टॉपिक है पादप पुरस्थापन के लाभ। पादप पुरस्थापन स्थापन के लाभ। पादप पुरस्थापन जो है उसके लाभ क्या हैं? हमें लाभ भी पढ़ेंगे, इसकी हानि भी पढ़ेंगे और इसकी उपलब्धि भी पढ़ेंगे कि पादप पुरस्थापन जो है उसके लाभ क्या हैं, हानि क्या है और उपलब्धि भी क्या है।
ठीक है बेटा। सबसे पहले पादप पुरुषस्थापन के लाभ में सबसे पहले हम नंबर 1 पर लेते हैं कि पादप पुरुषस्थापन के द्वारा नई किस्में, पादप पुरुषस्थापन के द्वारा नई किस्में प्राप्त की जा सकती हैं या निर्मित की जा सकती हैं। पादप पुरुषस्थापन के द्वारा आप नई किस्में जो हैं वो निर्मित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक बेटा। दूसरा इसका जो लाभ है पादप पुरुषस्थापन का वो है कि पादप पुरुषस्थापन के द्वारा बिना चयन के व बिना संकरण के नई किस्म बनाई जा सकती है। जैसे आपने पीछे पढ़ा था प्राथमिक पुरुषस्थापन में कि बिना चयन और संकरण के द्वारा नई किस्म बनाई जा सकती है, और बिना जब चयन भी नहीं कर रहे हो आप, संकरण नहीं कर रहे हो, और जिससे श्रम की भी बचत होती है, ठीक है, साथ में समय की बचत होती है और धन जो है उसकी बचत होती है। भाई ना तो आप संकरण कर रहे हैं ना चयन कर रहे हैं, तो जिसके द्वारा क्या होगा, श्रम भी बचेगा, समय भी बचेगा और धन जो है उसकी भी बचत होती है। ठीक है बेटा। तीसरा जो इसका लाभ है पादप पुरुषस्थापन का कि फसल जो हैं उनमें रोग, नए जो रोग हैं, ठीक है, या कीट हैं, फसल जो है उसमें होने वाले रोग हैं, कीट हैं, उनको मुक्त रोग व कीट मुक्त क्षेत्रों में उगाकर, मुक्त क्षेत्र जो होते हैं, रोग कीट मुक्त जो क्षेत्र हैं उनमें उगाकर रोगों व कीटों से मुक्त किया जा सकता है। भाई आपने देखा होगा फसल में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कीट लग जाते हैं, जिससे फसल उत्पादन में कमी आती है। तो पादप पुरुषस्थापन के द्वारा नए रोग व कीट मुक्त क्षेत्रों में पादप को उगाकर रोग व कीटों से क्या प्राप्त की जा सकती है, सुरक्षा जो है ये प्राप्त कर सकते हैं हम। ठीक है बेटा। तो ये 3 है पादप पुरुषस्थापन के लाभ। ठीक है। अब पढ़ेंगे पादप पुरुषस्थापन की हानियां। पादप पुरुषस्थापन की हानियां या दोष लिख सकते हो, एक ही बात है। पादप पुरुषस्थापन जो है उसकी हानि क्या है या उनके दोष क्या हैं पादप पुरुषस्थापन के। ठीक है बेटा। तो पादप पुरुषस्थापन का पहला जो दोष है, पहला दोष ये है कि पुरस्थापित जो किस्म है, भाई जिसने आपने किस्म का विस्थापन किया है नए क्षेत्र में, तो पुरस्थापित किस्म जो हैं उनके साथ खरपतवार जो है का प्रवेश हो जाता है नए क्षेत्रों में। भाई पुरस्थापन का मतलब क्या होगा, भाई आप किस्म को नए क्षेत्र में स्थापित कर रहे हो, तो उस पुरस्थापित किस्म जो है, फसल जो है, उसके साथ अनेक खरपतवार जो हैं उनका भी प्रवेश हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें कि सत्यानाशी ये खरपतवार है, ये भी इसका भी स्थापन हो जाता है। गेहूंसा ये 2 खरपतवार हैं जिनका स्थानांतरण हो जाता है, प्रवेश हो जाता है नए क्षेत्र में। तो अगर पादप पुरुषस्थापन किया जाता है तो जो स्थापित किस्म है उसके द्वारा खरपतवार का प्रवेश हो जाता है, जैसे सत्यानाशी खरपतवार है, गेहूंसा खरपतवार है। ठीक बेटा। दूसरा क्या है कि पुरस्थापित जो किस्में हैं उनके साथ देश में,
भाई आप विदेश से कोई किस्म का आयात कर रहे हैं तो उस स्थिति में किस्म पुरस्थापित जो किस्म है उसके साथ देश में नए रोग के रोग जनक जो हैं ये प्रवेश कर जाते हैं। भाई खरपतवार तो प्रवेश करती है, साथ में नए जो रोग हैं उनके रोग जनक भी प्रवेश कर जाते हैं। जैसे एक उदाहरण बताया गया है कि श्रीलंका जो है उसके द्वारा जो है भारत में कॉफ़ी किट रोग जो है, कॉफ़ी किट रोग, कॉफ़ी में लगता है ये कॉफ़ी किट रोग जो होता है इसका प्रवेश हुआ है भारत में। तो नई किस्में जो हैं जो विदेशों से आयात की जाती हैं उनसे नए रोग के रोग जनक हमारे देश में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे श्रीलंका में कॉफ़ी किट रोग जो है वो भारत में आया है श्रीलंका से। ठीक है बेटा। तीसरा इसका दोष है पादप पुष्टस्थापन का कि कई बार जो विस्थापित किस्में हैं या प्रजातियां हैं उससे अनष्टकारी खरपतवार जो है ये फैल जाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जलकुंभी। देखिए बेटा, जलकुंभी जो है ये एक फसल के रूप में इसको लाया गया था हमारे देश में, लेकिन ये एक खरपतवार जो है उसके रूप में फैल गई है। लाया तो एक किस्म के रूप में गया था, लेकिन ये किस्म स्वयं ही खरपतवार के रूप में फैल जाती है। और ये कैसी है? अनष्टकारी, जिसे हम नष्ट नहीं कर सकते। अगर किसी भी जोहड़ में, तालाब में अगर जलकुंभी उगती है तो उस जलकुंभी को हम नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कायिक जनन होता है। तो अगर कोई भी भाग अगर इसका जल में रह जाता है तो वो नए पादप का निर्माण कर लेता है। तो कई किस्में ऐसी हैं जो अनष्टकारी खरपतवार के रूप में फैल जाती हैं, जैसे जलकुंभी। ठीक है बेटा। तो ये पादप पुष्टस्थापन के लाभ और पादप पुष्टस्थापन जो है उसके दोष हैं। ठीक है बेटा। अब पादप पुष्टस्थापन की उपलब्धियां। पादप पुष्टस्थापन की उपलब्धियां। पादप पुष्टस्थापन की उपलब्धियां यानी पादप पुष्टस्थापन जो हैं उनकी उपलब्धियां क्या हैं? देख बेटा, पादप पुष्टस्थापन जो है उनके द्वारा नई किस्मों व फसलों का विकास किया गया है। भाई नई फसल जो हैं और नई किस्म जो हैं उनका विकास पादप पुष्टस्थापन के द्वारा किया गया है। हमें देखना है कि ऐसी कौन सी नई फसलें बनाई गई हैं, नई किस्में बनाई गई हैं पादप पुष्टस्थापन के द्वारा, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं नई फसलें। यानी कौन कौन सी नई फसलें जो हैं ये पादप पुष्टस्थापन के द्वारा निर्मित की गई हैं। जैसे आलू की है, आलू की किस्म नई फसलें बनाई गई हैं। मक्का जो है उसकी किस्म बनाई गई हैं। मूंगफली है, मूंगफली जो है उसकी किस्म बनाई गई हैं। अरहर है, मटर है, गन्ना है, इनकी किस्में बनाई गई, नहीं फसल जो है वो निर्मित गई। किन किन की? आलू की, मक्का की, मूंगफली की, अरहर की, मटर की, गन्ना जो है, इनकी नई फसलों का विकास पादप पुष्टस्थापन के द्वारा किया गया है। ठीक बेटा, ये तो फसलें हो गई।
नंबर 2 पर लेते हैं नई किस्में। नई किस्में कि पादप पुनर्स्थापन के द्वारा नई किस्में जो हैं उनका भी निर्माण किया गया है। अब कौन कौन सी किस्में हैं? जैसे धान, चावल। धान जो है उसकी TN1 जो किस्म बनाई गई है, IR8 ये किस्म भी बनाई गई है, IR28 ये किस्म भी बनाई गई है, IR36 ये किस्म भी इसकी बनाई गई है। किसके द्वारा? पादप पुनर्स्थापन के द्वारा। तो पादप पुनर्स्थापन के द्वारा नई किस्में किसकी? धान की बताई गई हैं। कौन कौन सी? TN1, IR8, IR28 और IR36 ये धान की किस्में हैं। उसके अलावा जैसे गेहूं की बात करें, गेहूं जो है उसकी भी किस्में बनाई गई हैं। जैसे रिडले, रिडले जो किस्म है ये गेहूं की किस्म है। उसके अलावा लरमा रोहो, लरमा रोहो ये किस्म भी उसकी है गेहूं की। उसके अलावा सोनारा, सोनारा, सोनारा 64 ये गेहूं की किस्म है। कौन सी? रिडले, लरमा रोहो और सोनारा 64। ठीक है बेटा, तो ये हमने पादप पुनर्स्थापन जो है उसकी उपलब्धियां पढ़ी हमने। तो आज का जो टॉपिक था अपना पादप पुनर्स्थापन, ठीक है, जिसमें हमने पादप पुनर्स्थापन के प्रकार पढ़े, प्राथमिक पुनर्स्थापन, द्वितीयक पुनर्स्थापन। फिर उसके बाद पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया पढ़ी, जिसमें कुछ चरण थे निम्न, जिसमें अर्जन है, संगरोध है, सूचीबंधन है, गुणन है, वितरण है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने पादप पुनर्स्थापन के लाभ पढ़े, दोष पढ़े और उसकी उपलब्धियां। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।